एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब। तो मुझे क्या करना है, ये आपके सामने प्लेट ऑफ कैपेसिटर है ये रहा, और बीच में मैंने क्या डाल दी, कंडक्टिंग स्लैब। अब मैं क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि देखो अब हम कुछ वर्जन निकाल रहे हैं कैपेसिटेंस के। जो पहला जो पॉइंट था कैपेसिटेंस का वो ये था कि अगर आप सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लें और बीच में कुछ ना डालें, कैपेसिटी एप्सिलॉन नॉट A/d ये बात ही खत्म है। लेकिन एक साइंटिस्ट आता है, वो कहता है जी देखो मैं इसी जगह पे आपकी इन्हीं प्लेट्स पे बिना कुछ चेंज किए और भी चार्ज स्टोर कर सकता हूँ, अगर आप मेरी बात मानो और आप इसमें कंडक्टिंग स्लैब को डाल दो। जब आप कंडक्टिंग स्लैब डालोगे मैं प्रूव कर दूंगा, अब ये कैपेसिटर ज़्यादा कैपेसिटी का बनेगा, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। दिखाता हूँ कैसे। तो जब आपने कंडक्टिंग स्लैब को डाला, रूल नंबर 1, इसका ओरिजिनल चार्ज पहली प्लेट का कितना है, Q, आखिरी प्लेट का कितना है, -Q। ये मैंने जनरेट किया था। जब मैंने कंडक्टिंग स्लैब को डाला तो कंडक्टिंग स्लैब में इंडक्शन हो गई, इंडक्शन में ये वाली प्लेट क्या हो गई, -Q, इक्वल एंड ऑपोजिट, और ये वाली प्लेट क्या हो गई, +Q। कोई डाउट इसमें, -Q + Q, प्लस से माइनस है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स देख रहे हो, प्लस से माइनस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस से माइनस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर किसी भी कंडक्टर के अंदर E क्या होता है, 0। आपके सामने है, किसी भी कंडक्टर के अंदर E की वैल्यू क्या होती है, 0। कोई डाउट इसमें। अब कंडक्टिंग प्लेट की थिकनेस क्या है, T, और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स क्या है, D। ये T है और ये D है। E की वैल्यू σ/ε0, जो E है इस रीजन में हमने अभी डिस्कस किया था क्या होता है, σ/ε0, और इस रीजन में क्या है, 0। तो डायग्राम सबको क्लियर है, पहले बताओ। मैं कैपेसिटेंस निकालना चाहता हूं, अगर ये कंडक्टिंग स्लैब ना होती, विदाउट कंडक्टिंग स्लैब, तो कैपेसिटेंस अभी निकाली थी कितनी, ε0 A/d, किया भी हमने। लेकिन अगर कंडक्टिंग स्लैब है, आपने यहां पे कितना चार्ज दिया, Q। अब आपको पहली और आखिरी प्लेट में क्या निकालना पड़ेगा, नया पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर आप Q को पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी आपके पास, नई कैपेसिटेंस। तो Q चार्ज को पहली और आखिरी प्लेट के पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगी, कैपेसिटेंस। कोई डाउट इसमें। अब मैं क्या निकाल लूंगा, नया पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान से देखना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो शॉर्टकट, बोलो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, करेक्शन कर लेना, E0 या E0 कर लो। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है E0, बुकलेट में चेंज कर लो E0। ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इसके अंदर, 0। तो ये बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा। पहले पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का निकाल लेते हैं, फिर यहाँ का निकाल लेते हैं, और फिर यहाँ का निकाल लेते हैं, और तीनों को ऐड कर लेते हैं। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा पहली और आखिरी प्लेट का, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, तो स्केलर है, तो इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग ऐड करके आंसर आ जाएगा। तो बताओ इसके पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे करें। इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E है और डिस्टेंस कितना है इसका, T है। ध्यान आगे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है, E है, और डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, T है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, 0 × T, क्योंकि E तो 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 है। तो यहाँ और यहाँ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, 0, क्योंकि E तो है ही नहीं। तो E को अगर मैं T से मल्टीप्लाई भी करूँगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, 0। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो एक और भी तरीका है, शॉर्टकट। ये एक मेटल की प्लेट है, याद करो हमने शेल्स किए थे, मेटल के बने हुए शेल्स हैं। मेटल के शेल्स के ऊपर मेटल का जो सरफेस है उसके अंदर E तो होता नहीं और V कांस्टेंट होता है। मेटल का सरफेस इज ऑलवेज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, V तो कांस्टेंट होता है। तो सोचो ये मेटल की शीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ी हुई है, E 0 है, तो मुझे पता है कि जितना V यहाँ डेवलप होगा उतना V यहाँ पे, उतना यहाँ पे, उतना यहाँ पे। तो अगर मैं वैसे भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो सीधा क्या आएगा, 0, क्योंकि मेटल की प्लेट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो इसका तो 0 आ गया। लेकिन ये जो लेंथ है, ये लंबाई कितनी है और ये लंबाई मिला के कितनी है, दिस प्लस दिस, D - T। D को D में से T माइनस करेंगे
तो ये और ये लेंथ आ जाएगी टोटल। इस लेंथ में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट है। तो ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा, ई नॉट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डी माइनस टी। तो ई नॉट डी माइनस टी में, और 0 इंटू टी, तो बन गई बात। दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, या तो ई नॉट है या जीरो है। जीरो ने तो जीरो कंट्रीब्यूट कर दिया, और ई नॉट ने क्या कंट्रीब्यूट किया, ई नॉट इंटू डी माइनस टी। स्टेप क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होता कितने, यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो पुट कर दो ई नॉट की जगह सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाय एरिया। तो फाइनली मैंने क्या निकाल दिया, पोटेंशियल का डिफरेंस। इस पोटेंशियल के डिफरेंस को मैं यहाँ ऊपर पुट करूँगा, तो चार्ज अपॉन नया पोटेंशियल डिफरेंस जिसमें चार्ज से चार्ज कैंसल, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला गया, तो ये नई कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब अगर आपने कंडक्टिंग स्लैब को बीच में डाला हुआ है, अगर आपने कंडक्टिंग स्लैब को बीच में डाला है, राइट, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कंडक्टिंग स्लैब के साथ कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला बनता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी। बिना स्लैब के फॉर्मूला क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। स्लैब के साथ फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। ध्यान से देखो, पहले d था, अब d माइनस टी है। आपका जो डिनोमिनेटर है थोड़ा सा क्या हो गया, डिक्रीज। अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज हो गया तो कैपेसिटेंस क्या हो गई, इंक्रीज। तो आज के बाद ये डिसाइड हुआ कि जो कैपेसिटर बनेंगे उसमें क्या डलेगी, कंडक्टिंग स्लैब डलेगी, ताकि कैपेसिटी बढ़ जाए। आप ऐसा भी प्रूव कर सकते हो, ये फॉर्मूला विद कंडक्टिंग स्लैब है, ये फॉर्मूला विदाउट कंडक्टिंग स्लैब है। आप इन दोनों को डिवाइड कर लें तो ये आंसर आ जाएगा। न्यूमिनेटर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 है, तो प्रूव हो गया कि नई कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन पुरानी कैपेसिटेंस। तो यानी कि आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है अगर आप कंडक्टिंग स्लैब को रखते हैं। तो फॉर्मूला क्लियर है यहाँ तक। अब एक स्टूडेंट कहता है कि देखो मुझे बात समझ में आ गई। मैंने कहा क्या समझ में आई, कहता देखो अगर मैं ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब को रखूं ऑफ थिकनेस टी, और मैं थोड़ी चौड़ी स्लैब रख दूं, विड्थ वाइज ज़्यादा रख दूं, तो अगर मैं टी को ज़्यादा करता हूं, देखो डी तो कांस्टेंट है, डी तो कांस्टेंट है, और अगर मैं टी को बढ़ाता हूं तो ये डिनोमिनेटर घट जाता है। चेक कर लो, टी बढ़ाने से ये कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर घटेगा। अगर ये घटेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि स्लैब जितनी विड्थ वाइज इंक्रीज हो जाए उतनी ही कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है। फिर एक स्टूडेंट कहता है ये तो कमाल ही हो गई, ये देखो ये रहा प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर। कहता जी मैं स्लैब रखने जा रहा हूँ, बिल्कुल एंड टू एंड स्लैब फिट कर देता हूँ। मैंने कहा एंड टू एंड क्या होता है, कहता डी और टी बराबर कर देता हूँ, बात ही खत्म। डी और टी बराबर कर दिया मैंने, क्योंकि आप ही ने कहा था स्लैब जितनी चौड़ी होगी, जितनी विड्थ वाइज ज़्यादा होगी उतना बढ़िया है। तो मैंने भी विड्थ वाइज करते करते बिल्कुल फंसा दिया स्लैब, इससे ऊपर तो कैपेसिटर टूट जाएगा। तो देखें कैपेसिटेंस क्या होगी। तो कैपेसिटेंस में क्या होगा, डी और टी मैंने बराबर कर दिए। जैसे डी और टी बराबर किए, डिनोमिनेटर जीरो हो गया, डिनोमिनेटर जीरो हो गया, कैपेसिटेंस क्या हो गई, इनफाइनाइट। अब ये क्या बात बनी, ये तो अच्छा हो गया। कहाँ तुम 1, 2, 3 माइक्रोफेरेड लेने चले और कहाँ इनफाइनाइट कैपेसिटर लेने चल पड़े, यानी कि इनफाइनाइट कैपेसिटर है। ये क्या होता है, हो क्या रहा है इसमें, ये क्या हुआ, ये तो बढ़िया हो गया आपके लिए। तो 2, 4 नहीं है तो इनफाइनाइट कैपेसिटी, जितना चार्ज दोगे उतना लेता जाएगा, मना ही नहीं करेगा, देते जाओ। बढ़िया है, बढ़िया नहीं है। ये पता है क्या हुआ है, यहाँ पे जब आपने कैपेसिटर की प्लेट्स ऐसे ली थी ना, और जब आपने कंडक्टिंग स्लैब को बीच में फिक्स कर दिया पूरे का पूरा, यहाँ से बैटरी चार्ज देगी क्यों, ये वाला पोर्शन क्या हो रखा है, अर्थ। जो चार्ज आ रहा है कंडक्टिंग प्लेट अर्थिंग के साथ कनेक्ट होगी, सारा का सारा चार्ज कहाँ लीक हो रहा है, अर्थ में। तो ये स्टोर नहीं कर रहा, इनफाइनाइट का मतलब वो अर्थ को देता जा रहा है। तुम यहाँ से क्यू देते जा रहे हो और वो क्यू अर्थ में जाता जा रहा है। ये सेम सिचुएशन है। जब आप मार्केट गए, आपने बोला किसी शॉपकीपर को एक बाल्टी देना, बकेट देना 5 लीटर की, उसने कहा 5 लीटर छोड़ो, ऐसी बाल्टी दूंगा
कि दुनिया भर का पानी स्टोर हो जाएगा इसमें, इनफाइनाइट कैपेसिटी। क्या किया उसने, बाल्टी में छेद कर दिया, कहता नल का चला लो, इनफाइनाइट कैपेसिटी, भरेगी नहीं बाल्टी, क्योंकि बाल्टी भरेगी सारा चार्ज या सारा पानी कहाँ जाएगा, अर्थ में जाता है। तो ऐसी बाल्टी नहीं चाहिए, ऐसा कैपेसिटर भी नहीं चाहिए। तो कैपेसिटर में जो कंडक्टिंग स्लैब है वो कैपेसिटर की प्लेट्स को टच ना करे, थोड़ा सा दूर रहे। समझ में आ रहा है, ताकि फाइनाइट कैपेसिटेंस की वैल्यू आए। तो आइडिया समझ में आ रहा है। तो ये सेकेंड रिजल्ट है आपका।